हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आईएएस हिंदी। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, आपका पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत चल रहा है और इसमें आज चैप्टर नंबर 82 आपका है, जिसमें कि हम बात करेंगे इलेक्शन रिफॉर्म्स की। देखो, इलेक्शन रिफॉर्म्स एक बड़ा ही हॉट टॉपिक है और ये कह लो कि बहुत शुरू से चल रहा है। मतलब जब से इलेक्शन है तब से इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो रही है, क्योंकि जब कोई भी व्यवस्था चल रही होती है तब उसमें कुछ ना कुछ सुधार की गुंजाइश रहती है और कहीं ना कहीं हमें ऐसी कमियां दिखाई देती है कि लगता है कि यार इनको दूर किया जाए। तो इलेक्शन, चूंकि हम देखेंगे कि एक डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, लोगों का शासन कैसे, डायरेक्ट तो है नहीं। इंडिया में स्पेशली हम बात करें, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और ऐसे में लोगों के द्वारा चुनाव के माध्यम से ही अपने जो जनप्रतिनिधित्व है, रिप्रेजेंटेटिव है, उनको चुना जा रहा है। तो इलेक्शन की जो प्रोसेस है, अगर हम सच मायने में कहें तो ये लोकतंत्र की आत्मा है। एक सोल लोकतंत्र के लिए क्या है, एक सोल की तरह जो है वह काम करती है। तो इसमें रिफॉर्म करना मतलब लोकतंत्र में रिफॉर्म करना है ना। तो दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, और भारत में जो प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया, उसमें इलेक्शन रिफॉर्म्स, जैसे कि अभी 106 अमेंडमेंट की हम बात करेंगे, 106वां संविधान संशोधन, एक इलेक्शन रिफॉर्म का एक लंबे समय से बड़ा मुद्दा था कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए। दिया भी गया, लागू नहीं है, वो लागू 2026 के परिसीमन से होगा और ये क्वेश्चन भी यूपीएससी ने 2024 में पूछ दिया। तो ये बच्चों आपके लिए टेलीग्राम चैनल है @मंजू PW यूपीएससी वाला टेलीग्राम चैनल है। इस पे आपको क्लासेस का नोट्स, पीडीएफ, सारी चीजें मिल जाती हैं। चलिए, तो हम बात करेंगे चुनाव सुधार की। ये पूरा चैप्टर आपके इर्द गिर्द घूमेगा एक सन के ज्यादातर, जो कि होगा 1996, क्योंकि 1996 में एक ऐसी समिति बनी थी जिसके द्वारा कुछ चुनाव सुधार जो है प्रस्तावित किए गए, रिपोर्ट बनाई गई और कुछ उसमें चुनाव सुधार किए गए। तो हम कह सकते हैं कि 1996 जो है एक ऐसा इंपॉर्टेंट ईयर था। तो 1996 के पहले कुछ चुनाव सुधार हुए, 1996 में कुछ चुनाव सुधार हुए और 1996 के बाद कुछ चुनाव सुधार हुए और हम 2010 से लेकर अब तक का जो चुनाव सुधार की एक यात्रा है, हम उसकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, चुनाव सुधार के लेके अलग अलग समय पे कुछ समितियां जो है वह बनती रही। मान लीजिए, एक समिति बनती है जो चुनावी खर्च के बारे में बात करती है, दूसरी समिति बनती है वो कहती है कि चुनाव में भ्रष्टाचार कितना है, उस पर हम जांच करेंगे, उसके लिए सिफारिशें देंगे। तो ये इलेक्शन रिफॉर्म है। ठीक है, अच्छा ये बताओ, इलेक्शन रिफॉर्म जो है आखिर इंपॉर्टेंट है क्यों? तो सबसे पहली बात तो हम ये कहें कि एक लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए डेफिनेटली, लोकतंत्र की गुणवत्ता कहने को तो आप कह दो ऊपर ऊपर से कि भैया लोकतंत्र तो है, लेकिन आप ये कहोगे कि लोकतंत्र तो है लेकिन सही नहीं है। वही बात है कि एजुकेशन है, लेकिन एजुकेशन से भी क्या है, अगर आप बेरोजगार हैं तो कहो कैसा एजुकेशन है। तो लोकतंत्र की गुणवत्ता को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो आपको चुनाव पे फोकस करना होगा, चुनाव सुधार जो है आपको ये करना होगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं कि देखो, चुनाव को सुधारने के लिए, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए, हमारी जो राजनीतिक प्रक्रिया है, अच्छा ये बताओ, हर जगह मनुष्य है, राजनेता भी तो मानव है, मनुष्य है ना। तो राजनीतिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए जानते हो जरूरी क्या है? जरूरी है कि समाज सुधरे। समाज कैसे सुधरेगा? लोग सुधरे। लोग कैसे सुधरेंगे? नैतिकता, नैतिक आचरण, मूल्य, उनके कुछ मूल्य हो, मूल्यों से ही तो इंसान बना है। कहते हैं जब आप अकेले हो तब आपको अपने विचारों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे उसी तरह के आपके एक्ट होते हैं, वैसा ही आपका जीवन होता है। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारे वो जो विचार है ना, वही हमारी हैबिट्स बनती है, वही सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना है तो इसमें अच्छे जनप्रतिनिधित्व का आना बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी संविधान कितना भी अच्छा हो, इस बात को कभी नहीं कह सकता, ना इस बात की गारंटी दे सकता है कि राज्य सरकार में, है ना, सरकार में, सत्ता में केवल अच्छे लोग ही आएंगे, ऐसी कहीं गारंटी नहीं हो सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि चुनाव सुधरे, हमें राजनीतिक प्रक्रिया को सुधारना होगा, हमें हमारे समाज को सुधारना होगा, जो अच्छे जनप्रतिनिधित्व है हम उनको मोटिवेट करें, ऐसे लोग आगे आए, ऐसे लोग आए और चुनाव लड़े और देश के लिए काम करे। यही तरीका हो सकता है। एक तरीका ये भी है, मतलब एक हम कह सकते हैं सच्चाई नॉट तरीका, कि जैसे ही अभी आप टेबल के इस तरफ है, जैसे ही आप टेबल के इस तरफ आए, मतलब आप राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा बने, तो आपको लगता है कि यार सिस्टम तो ऐसे ही चलता है, हम भी वैसे ही चलने लगते हैं। तो सुधार ना करने की जगह वो खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और ऐसे में सुधार नहीं होता। तो बस अब हम इन्हीं सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं कि आखिर चुनाव सुधार के जो मायने हैं वह क्या है। यूपीएससी ने 2017 में एक क्वेश्चन पूछा, जरा इस प्रश्न को देखो, 2017 का क्वेश्चन है।
2017 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि भारत में लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने 2016 में चुनाव सुधार का एक प्रस्ताव दिया। सुझाए गए सुधार क्या है और लोकतंत्र को सफल बनाने में किस सीमा तक महत्वपूर्ण है? तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कहां से पूछा, 16 से पूछ लिया। 16 में चुनाव आयोग ने कुछ चीजें प्रस्तावित की, वहां से क्वेश्चन जो है वह पूछ लिया कि लोकतंत्र को एक सफल बनाने में, लोकतंत्र की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए किस तरीके से ये जो इलेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है। बस वही सारी चीजें आपको बतानी है। तो आपको ये देखना है कि चुनाव आयोग ने 2016 में क्या क्या सिफारिशें की थी। तो आपको कैसे लिखना है, शुरुआत आप कीजिए कि भाई एक लोकतंत्र की तो बेसिकली लोकतंत्र की तो आत्मा है ये जो चुनाव है। अगर इलेक्शन ही ना हो तो फिर किस बात का चुनाव, किस बात का लोकतंत्र। ठीक है, फिर आप बताइए कि क्या सिफारिशें जो है वह 2016 में चुनाव आयोग के द्वारा की गई थी। फिर आप बताइए कि इनका जो इंपॉर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को लिखने की आप जो कोशिश है वह करेंगे। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजों को समझेंगे, फिर क्वेश्चन पे वापस फिर से आएंगे। चुनाव सुधार संबंधित समितियां। देखो समय समय पर क्या हुआ, कुछ समितियां जो है वह बनती रही, कुछ आयोग जो है वह बनते रहे, और जिन्होंने हमारी चुनाव प्रक्रिया को समझा, चुनाव प्रक्रिया को जांच की, है ना। कुछ उन्होंने उपाय सुझाए कि ये जो उपाय हैं वो हो सकते हैं और इसके आधार पे हम कुछ चुनाव सुधार ला सकते हैं। तो जैसे कि हम देखेंगे कि चुनाव कानून में संशोधन में 71, 72, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई चुनाव सुधार नहीं आए। हम इस बुक में जो पढ़ रहे हैं वो 71, 72 के आसपास से कुछ चीजें जो है वह देख रहे हैं। ठीक है, मुख्य रूप से हमें वो अगर हम देखें तो 2000 के पहले के जो वो 30 वर्ष थे, 71 से लेके 2000 तक, उसके संदर्भ में कुछ चुनाव सुधार की बात इसमें करी गई है, इस चैप्टर में करी गई है। ओवरऑल ये जो चैप्टर है, अगर मान लीजिए ये जो क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन चुनाव आयोग 2016 ना होकर ओवरऑल चैप्टर से भी हो सकता था। मतलब ओवरऑल एक क्वेश्चन हो सकता था कि स्वतंत्रता के बाद अब तक मुख्य चुनाव सुधार कौन से रहे। तो वैसे तो 50 हो चुके हैं, आपको कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट लिखने थे, है ना। अगर मान लीजिए हाल फिलहाल में कुछ चल रहा है, आपको वो लिखना था कि हाँ ये कंसर्न अभी था, तो उससे एग्जामिनर खुश हो जाता है, अच्छे नंबर जो है आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं। ये हो सकता था कि 2016 की जगह वो 2010 दे देता कि 2010 के बाद कौन से हुए, या एक ईयर 2000 दे देता, या फिर 1996 दे देता। ठीक है, तो ये कुछ सन इसकी जगह भी हो सकते थे कि यहाँ से जो चुनाव सुधार हुए उसका क्या इंपॉर्टेंस है। एक क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ, चुनाव सुधार संबंधी समितियां और उनकी सिफारिशें, इस पे आपको विचार करना है। एक तरफ लिखे हैं विषय और दूसरी तरफ लिखे हैं समितियां। अपराध और राजनीति साठगांठ की जांच, वोरा समिति। चुनावी खर्च पर इंद्रजीत गुप्ता समिति। शासन में नैतिकता, वीरप्पा मोइली। आपराधिक कानून में संशोधन, जे.एस. वर्मा समिति। देखो हम सभी जानते हैं कि राजनीति और अपराध ये दोनों मतलब एक सीढ़ी मानी जाती है कि अगर आप अपराधी हैं तो आप राजनीति में उतने ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि राजनीति में तो वैसे ही आके आपको अपराध करने हैं। तो यहाँ पर अपराध और राजनीति की अगर हम साठगांठ की बात करें तो वोरा समिति इस बात की सिफारिश करती है कि भैया इनको अलग करना बहुत जरूरी है। चुनाव में किस हद तक आप जो खर्च है वह कर सकते हैं, क्योंकि यह भी कहा जाता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र नहीं बल्कि धन तंत्र है, पैसे का तंत्र है, पूंजीवाद है, उसमें भी राजनीति में भी पूंजीवाद है। जिनके पास पैसा है केवल वही चुनाव जीतते हैं, वही चुनाव लड़ सकते हैं। तो इंद्रजीत गुप्त समिति ने चुनाव खर्च पर एक लिमिटेशन लगाने की बात जो है वह की कि हमें लोकसभा में अगर इलेक्शन लड़ना है तो जो उम्मीदवार है, जो प्रत्याशी है, वह इस लिमिट तक पैसा खर्च करेगा, और वही विधानसभा के लिए उसने लिमिट लगा दी। शासन में नैतिकता, आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये जो शासन में नैतिकता रिपोर्ट है, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, तो इसके अध्यक्ष थे कौन थे, वीरप्पा मोइली। इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई कि कैसे जो राजनीति है उसमें सुधार हो सकता है, चुनाव में सुधार हो सकता है, चुनावी प्रक्रिया में। तो आप जब इथिक्स पेपर 4 की तैयारी करते हैं, इथिक्स पेपर 4, तब जाके आप शासन में नैतिकता को पढ़ते हैं। ठीक है, और ये शासन में नैतिकता आपके लिए पेपर 4 के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट। आपराधिक कानून में संशोधन, जे.एस. वर्मा समिति इस बात पर बनी थी, और ये सारी चीजें इसमें सही लिखी हुई हैं, है ना। इसके अलावा देखो तो हम ये कहें कि इसमें सभी सही सुमेलित हैं।
इसके अलावा विधि आयोग जो है उसकी भी कुछ रिपोर्ट्स आती हैं समय समय पर, जैसे कि हम विधि आयोग की 244वीं रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट की बात करें, 170 और 244, 170 और 244 ये रिपोर्ट के क्रमांक है, मतलब इस नंबर की रिपोर्ट है ना, रिपोर्ट नंबर 170 और 244। इसमें विधि आयोग द्वारा सुधार प्रस्तावित किए गए थे, चुनावी सुधार जो है वह प्रस्तावित किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी जो समितियां हैं वह बनती रही। बेसिकली हम इन अनुशंसाओं के आधार पर जो भी ये कमेटीज रही, समितियां रही, इन्होंने जिस भी तरीके के सुधार की बात करी कि हम चुनाव की प्रणाली क्या है, चुनाव की मशीनरी क्या है, चुनावी प्रक्रिया क्या है, चुनाव का खर्च क्या है, इसे हम 4 भागों में बांटकर जो अध्ययन है वह करते हैं। अब ये 4 भाग हमने कौन कौन से बांट लिए? ये 4 भाग हमने ये बांट लिए कि 1996 के पहले, 1996 के और 1996 के बाद। समझ रहे हो? 1996 एक सन हमने एक ईयर उठाया, उस ईयर के पहले, उस ईयर में और उस ईयर के बाद, और फिर 2010 से लेकर अब तक के क्या चुनाव सुधार हुए, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात करेंगे पहले 1996 के पहले के चुनाव सुधार। सबसे पहला इसमें जो चुनाव सुधार था बच्चों, 1996 के पहले की बात हो रही है, ठीक है। कुछ चुनाव सुधारों की हम बात करते हैं। आपको याद होगा कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त एज लिमिट जो थी, मतलब आपकी जो वोटिंग एज थी वह कितनी हुआ करती थी? स्वतंत्रता के बाद शायद 17-18 करोड़ मतदाता थे, जो हमारा पहला आम चुनाव 1952 का था। तो स्वतंत्रता के बाद है ना, जो इलेक्शंस हुए उसमें मतदान की जो आयु है वो 18 वर्ष थी। मतदान की आयु कितनी थी? 18 वर्ष थी। अब इस 18 वर्ष को कम किया गया, ये 1996 के पहले कर दिया था, 1996 के पहले कर दिया था, और इसमें क्या किया, वोट की जो आयु है उसको घटा दिया गया, वोट देने की आयु को घटा दिया गया, वोट देने की आयु को घटा दिया गया। कितना है वर्तमान में? 18 वर्ष है। कितना किया? 18 वर्ष, है ना। अब अगर आप 18 ईयर के हैं, आपके पास वोटर आईडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें ये है कि ये आखिर हुआ कब था, तो आपको याद रखना है एक संविधान संशोधन जो कि 1988 में हुआ था, 1988 में हुआ था, और ये 61वें नंबर का था, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन। और इसके द्वारा क्या किया, वोट देने की जो उम्र थी उसको घटा के कितना कर दिया, जो माफ कीजिए, यहाँ मैंने 18 वर्ष लिखा है, ये 18 वर्ष नहीं है। मतदान आयु पहले कितनी हुआ करती थी? 21 वर्ष थी। मतदान आयु कितनी थी पहले जब हमारा देश आजाद हुआ था? 21 वर्ष। बाद में इसको घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया। आया समझ में? ये एक पहला सुधार था जो 1996 के हुआ था। अब देखो, बेसिकली इसका मेन यही था उद्देश्य कि प्रतिनिधित्व से प्रतिनिधि लोकतंत्र है, और जो युवा है हमारे देश का वो इससे वंचित है, इसलिए हम उसकी सहभागिता को, उसकी भागीदारी को बढ़ा सके, और इसलिए हमने ये जो डिसीजन है वह लिया। दूसरी बात हम करेंगे चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। इसका क्या मतलब है? चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति, चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति, ठीक है। इसमें कहा कि जो ऑलरेडी ऐसे कर्मचारी हैं जो कि चुनाव आयोग से संबंधित जो कामकाज है वो सारा अपना कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, जो कर्मचारी हैं,
वो जो पदाधिकारी है, वो जो कर्मचारी हैं, अपने नौकरी तक बेसिकली जो चुनाव आयोग के साथ काम है वह करते रहेंगे उस पर्टिकुलर अवधि में जब चुनाव आयोग उन्हें इसके लिए नामित करे, है ना। और एक बात और जो यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए अगर कोई चुनाव की ड्यूटी कर रहा है तो ऐसा अधिकारी और ऐसा कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रणाधीन होगा। मतलब उस पे जो अब कंट्रोल है वह किसी राज्य प्रशासन का नहीं है, बल्कि वह चुनाव आयोग के सीधे इलेक्शन कमीशन के अंडर में है। और अगर उस पर किसी भी तरह की कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी है, उसको हटाना है, उसको सजा देनी है, पुरस्कार देना है, ट्रांसफर करना है, ये सारा काम जो है वह चुनाव आयोग करता है। तो एक तरह से वो चुनाव आयोग के अधिकारी हो गए। इसके अलावा एक बात और समझो, प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। देखो ऐसे तो मान लीजिए कि मैं राजनीति में सीरियस नहीं हूं फॉर एग्जाम्पल, या हो सकता है चलो अपना एग्जाम्पल ले लो, आपको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, फिर भी चलो मुंह उठाया और चलो फॉर्म भरने चलते हैं कि मैं तो इलेक्शन लड़ूंगी, मैं तो इलेक्शन लड़ूंगा, है ना। वैसे अभी लड़कियों को सोचना चाहिए भाई, 33% आरक्षण हुआ, कौन से सारे नेता बहुत ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आते हैं तब जाके वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक से एक आपको दिख जाएंगे। तो यहाँ पर देखो कि होता क्या है कि जो सीरियस लोग नहीं है वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, उसके लिए कुछ लिमिट्स लगाई गई है कि कम से कम आप 10 लोगों को अपने साथ लेकर आओगे जो उस निर्वाचक क्षेत्र के मतदाता होंगे, या फिर इस तरह की हमने कुछ लिमिट्स लगा रखी हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि कम से कम अगर आपको राज्यसभा और अगर आपको विधान परिषदों के लिए चुनाव के लिए नामांकन करना है तो प्रस्तावकों के रूप में जो निर्वाचकों की संख्या थी, या तो वो किसकी 10% कर दी गई, चुनाव क्षेत्र के जो कुल निर्वाचक थे उसकी 10%, या फिर 10 निर्वाचक, जो भी इन दोनों में से कम हो, तो प्रस्तावकों की जो संख्या है उसमें वृद्धि कर दी गई। इसमें कहा कि कम से कम 10 प्रस्तावक ऐसे होने चाहिए, है ना, जो आपके नाम को और रिकमेंड करते हो। और इसके लिए ये ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो व्यर्थ के उम्मीदवार हैं उनकी जो लिस्ट है वो ना बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट, 1996 के पहले की बात हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर हम ईवीएम की बात भी कर लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ईवीएम। ईवीएम का प्रयोग होना, जब से ईवीएम का प्रयोग हुआ तब से कागज की जो आवश्यकता थी, खपत थी, वो कम हो गई, है ना, क्योंकि ईवीएम पर आपको केवल बटन दबाना है, कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, कम समय में हो गया, काउंटिंग में भी जस्ट आपको नंबर जो है पता चल जाएगा, ह्यूमन एरर्स नहीं होंगे। तो यहाँ पर ईवीएम की जो हम कह सकते हैं कि 1989 में जो ये मशीन है इसके इस्तेमाल की जो व्यवस्था है 1989 में ही शुरू हो गई थी। इसके अलावा हम देखेंगे कि बेसिकली 1999 में 1999 में गोवा विधानसभा के जो चुनाव हुए थे, पहली बार ऐसा कोई राज्य था कि पूरे राज्य में ईवीएम का जो इस्तेमाल है वह हुआ। नेक्स्ट हम बात करेंगे बूथ कब्जा का मतलब क्या होता है। चुनावी पेटियों को लूट लेना, या फिर जो वहां के संचालक हैं, जो चुनाव मतदान करा रहे हैं, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन सभी को डरा धमका कर या बंदी बनाकर अपने पक्ष में वोट डलवाना, बूथ कैप्चरिंग भी इसको कहते हैं। तो अगर बूथ कैप्चरिंग होती है तब ऐसे में क्या है कि चुनाव को वहां से रद्द घोषित कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे चुनाव के रद्द होने की भी बात की गई कि अगर किसी भी तरह से ऐसे बूथ कैप्चरिंग होती है हम चुनाव को रद्द घोषित कर देंगे। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट है, मतदाता फोटो पहचान पत्र। मतदाता फोटो, मतदाता फोटो पहचान पत्र। पहले मान लीजिए आपका जो वोटर आईडी है अगर उसमें किसी भी आपका फोटो नहीं लगा तो फिर आप किसी के भी लेते जाइए, क्या दिक्कत है। अगर आपको उसके साथ में कोई सर्टिफिकेट तो लेके नहीं जाना जो उससे करता हो, है ना, जो उसको प्रूफ करे, तो आप ठीक है फिर कुछ भी लेते जाइए, किसी और का लेते जाइए। तो यहाँ पर क्या है कि फर्जी वोटिंग ना हो, किसी और के नाम पे कोई और वोटिंग ना करे, इन सभी चीजों से बचने के लिए चुनाव आयोग ने क्या किया कि जो फोटो पहचान पत्र है इसको लेकर आए, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड। इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड
ये 1996 के पहले के जो चुनाव सुधार है तो ये हो गए। स्वतंत्रता के बाद हमने देखा 21 वर्ष की आयु थी उसको घटाया, और इसको घटाया 61वें संविधान संशोधन 1988, चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति की बात, प्रस्तावकों की संख्या की बात, ईवीएम बूथ कब्जा और मतदाता फोटो पहचान पत्र। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको याद रखने। ये 1996 के पहले हैं। अब हम चलते हैं 1996 की बात करते हैं। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का आ गया कि 96 के पहले कौन से चुनाव सुधार हुए। वोट डालने की उम्र को बढ़ा दिया गया, राज्य और राज्यों की विधान परिषदों के लिए नामांकन पत्रों पर प्रस्तावकों की संख्या में कमी की गई, बूथ कब्जा होने पर चुनाव को स्थगित करना। आपको बताना है कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है कौन सा एक इसमें सही सुमेलित है, बताइए जरा। उम्र को बढ़ा दिया गया या कम कर दिया गया? पहले 21 थी, 18 तो घटा ना, रॉन्ग। राज्य और विधान परिषदों के लिए प्रस्तावों की संख्या में कमी नहीं बल्कि उसको बढ़ाया गया। बूथ कब्जा होने पे चुनाव स्थगित करना, यस। सो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, थर्ड सही है। कोई एक सही सुमेलित है, हम ये कह सकते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए, कोई एक इसमें सही है। अब चलते हैं और 1996 की बात करते हैं। 1996 में आखिर कौन से चुनाव सुधार हुए? 1996 में कौन से सुधार हुए? ठीक है, देखो 1990 में आती है वीपी सिंह के नेतृत्व की सरकार, राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार आती है, उस वक्त कानून मंत्री थे दिनेश गोस्वामी। 1990, है ना, 1990 में कानून मंत्री कौन थे? दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी। अब देखो इनके द्वारा चुनाव और चुनाव सुधार को लेके कई तरह की जो सिफारिशें हैं वह की गई, है ना। इनका मेन काम था कि चुनाव प्रणाली का अध्ययन करना और चुनाव की जो कमियां हैं उनको दूर करना और सुझाव देने के लिए कहा गया, और इनके द्वारा 1990 में ही अपनी जो रिपोर्ट है वह दे दी गई। इनके द्वारा 1990 में रिपोर्ट दे दी गई और 1996 से लागू की गई, है ना। 1990 में दिनेश गोस्वामी जो कानून मंत्री थे, है ना, इन्होंने एक समिति बनी हुई थी और इस समिति के द्वारा रिपोर्ट कब दे दी गई? 1990 में। 1990 में रिपोर्ट दी और 1996 से कुछ जो सुधार हैं वो प्रस्तावित हुए। 1996 से जो सुधार है वो प्रस्तावित हुए। आओ देखते हैं 1996 के कौन कौन से सुधार हैं। ठीक है, 1996 के कौन कौन से ऐसे सुधार हैं। सबसे पहला सुधार कि उम्मीदवारों के जो नाम है उन्हें सूचीबद्ध करना। उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध कर, उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करना। और ये सूची जो बनाई गई थी कि आप चाहे मतपत्र हो, है ना, या फिर ईवीएम में नंबर डालना हो, नेम डालने हो, तब कैसे डालोगे इनके नाम? तो उसमें क्या किया, जैसे कि आप देखोगे वर्ण क्रम के आधार पर ABCD, है ना, तो इस तरीके से वर्णमाला के आधार पर जो नाम है अल्फाबेटिकली डाले गए। तो उम्मीदवार के नामों को सूचीबद्ध करना, ये एक इसमें सुधार रखा गया। तो चाहे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवारों, मतलब 3 वर्गों में इनको बांटा गया, मान्यता प्राप्त, है ना। दूसरा था कि जो पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है, और तीसरा था अन्य या निर्दलीय उम्मीदवार है। तो इनको क्या किया गया? सूचीबद्ध किया गया, और सभी वर्गों के नामों को सभी वर्गों, वर्ग कौन से? 3 वर्ग, है ना, सभी वर्गों के जो नाम थे उनको कैसे रखा गया? वर्ण क्रमानुसार, वर्ण क्रमानुसार। ठीक है, क्लियर है? ये पहली बात थी, ये पहली बात थी। दूसरी बात जो इसमें देखा गया कि अगर मान लीजिए कोई राष्ट्रीय गौरव का अपमान कर रहा है, राष्ट्रीय गौरव, राष्ट्रीय गौरव मतलब हमारा तिरंगा झंडा, संविधान, है ना, राष्ट्रगान। तो जो राष्ट्रीय गौरव का अपमान करेगा, राष्ट्रीय गौरव का अगर अपमान किया है तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई।
चुनाव लड़ने पर 1 नहीं 2 नहीं पूरे 6 साल की रोक। चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई। कितना? 6 वर्ष तक। और इसमें राष्ट्रीय गौरव हमारा क्या हुआ? जैसे कि राष्ट्रगान। जैसे मान लीजिए कहीं राष्ट्रगान चल रहा है, आपसे राष्ट्रगान जो है आप रोक दे रहे हो, नहीं चलने दे रहे हो, अपमान हो गया। ठीक है, राष्ट्रगान की बात हो गई। हमारा तिरंगा झंडा की बात करें, हमारा जो नेशन फ्लैग है, ठीक है, राष्ट्रगान है, ध्वज है, संविधान है। संविधान के आधार पे तो नागरिकता चली जाती है, ये तो फिर भी चुनाव पे रोक लगाई है। तो 6 वर्ष तक अगर आपने किसी भी तरह का अपमान आपने अगर किया है, तब ऐसे में आपको क्या होगा कि सजा तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन उसके अलावा आपको 6 साल तक चुनाव नहीं आप लड़ सकते। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शराब बिक्री पर प्रतिबंध। ये भी 96 की बात है। शराब बिक्री पर प्रतिबंध। जिस दिन चुनाव होता है उसके 1 दिन पहले से शराब बिकनी, 2 दिन पहले से शराब बिकनी बंद हो जाती है। लोग पहले ही स्टॉक रख लेते हैं कि चलो ठीक है। शराब बिक्री पर प्रतिबंध, ठीक है, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। शराब बिक्री पर प्रतिबंध ये 1996 के चुनाव सुधार है, जो कि 1990 ये सारे 1996 में प्रस्तावित हुए थे दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश के आधार पर। इसके अलावा देखो, एक है उम्मीदवारों की मृत्यु को लेकर, जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है ना, उम्मीदवारों की मृत्यु को लेकर भी कुछ सुधार किया गया। मृत्यु को, ठीक है, लेकर कुछ सुधार किए गए। इसके बारे में एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती, मान्यता प्राप्त दल का हमने देखा कि जो ये दल है ना, इसको वर्गीकरण 3 आधारों पर किया। एक था मान्यता प्राप्त दल, मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, दूसरा था गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल, और तीसरा क्या था? निर्दलीय उम्मीदवार या स्वतंत्र जो खड़े रहते हैं, निर्दलीय। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो मान्यता प्राप्त है वो मतदान के पूर्व चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द हो जाएगा। किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग, अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत अपंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलेगा। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच में न्यूनतम अंतराल 20 दिन का होगा। देखो, सबसे पहली बात यह है कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए अगर जो भी मान्यता प्राप्त दल है, ठीक है, पहले हम नॉर्मल बात करते हैं कि जो भी चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार हैं, अगर उनकी मृत्यु हो जाती थी तो ऐसे में चुनाव क्या हो जाता था? रद्द हो जाता था, और फिर बाद में कुछ समय बाद फिर से जो चुनाव की प्रक्रिया है वह स्टार्ट होती थी। लेकिन अब क्या होने लगा है कि अगर मान लीजिए अब चुनाव रद्द नहीं होता, हाँ, हालांकि ये है कि अगर मान्यता प्राप्त जो दल है, अगर इनका कोई उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है तो इन्हें समय दिया जाता है। इन्हें दिया जाता है समय, कितना? 7 दिन का समय दिया जाता है कि आप अपने विकल्प में दूसरा उम्मीदवार लेकर आए। तो 7 दिन में इन्हें विकल्प उपलब्ध कराने की जो बात है वह की जाती है, लेकिन चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि किसी भी, देखो ये बात बिल्कुल सही है कि लोग वोट देने जाए, ये ना सोचे कि हमारे काम का हर्जा हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, आप जैसे कि आपको क्यों सोचोगे कि मुझे 1 दिन कम की सैलरी मिले, तो सरकार क्या करती है कि सब एथनिक अवकाश है, उस दिन छुट्टी होगी जिस दिन भी चुनाव होगा, क्योंकि सब वोट देने जाएंगे, इसलिए छुट्टी होगी। लेकिन इसमें शर्त है कि जो पंजीकृत मतदाता है, ठीक है, उनके बारे में कहा गया वोटर आईडी में मतदाता जो पंजीकृत है वो ये वैतनिक अवकाश उनको मिलता है। ये बात सही है, ठीक है, वैतनिक अवकाश पंजीकृत वालों को मिलेगा। अपंजीकृत भी लिखा है तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि, इन दोनों के बीच में 20 दिनों का अंतर जो है वह होगा। पहले ये अंतराल जो है वह 20 दिन का था, इस अंतराल को घटाकर कितना कर दिया गया? 14 दिन का कर दिया गया। कि अब अगर आपको, मतलब जो आपको नामांकन अपना वापस लेना है, वो नामांकन वापस लेना और जिस दिन मतदान है, इनके बीच में आपका 14 डेज का टाइम दिया गया। मतलब कि अब 20 दिन नहीं, पहले होता था अंतराल, इसको कम कर दिया गया, 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि इसमें कोई भी कथन जो है वह सही नहीं है, कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें कही गई। एक बात और समझो, इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात है,
इस बार यूपीएससी ने पूछा भी ये क्वेश्चन, इस बार नहीं शायद इसके पहले आया था, कि एक व्यक्ति जो है वह कितनी जगह से चुनाव लड़ सकता है, कितनी सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो 1996 में जो चुनाव सुधार हुए थे उसमें यह कहा गया था कि 2 से अधिक चुनाव क्षेत्र से वो सीटें नहीं लड़, मतलब 2 से अधिक, 2 जगह से लोग फॉर्म भर देते हैं ना, तो 2 से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता, चुनाव नहीं लड़ सकता। मतलब ये अधिकतम है, ऐसा नहीं कि आप एक ही जगह से लड़ेंगे, लोग 2 जगह से भी खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जगह से अधिक अगर आप चुनाव क्षेत्र है तो उस पर प्रतिबंध की जो बात है वह कही गई है कि आप 2 जगह से अधिक जगह से 2 जगह से अधिक क्षेत्रों में जो चुनाव है वह नहीं लड़ सकते। तो इसमें ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए, अच्छा एक और बात इसमें कही गई, हथियारों पर रोक। दो चुनाव क्षेत्र का भी इसमें याद रखना, 2 चुनाव क्षेत्रों से अधिक क्षेत्रों पर चुनाव प्रतिबंध है ना, मतलब आप लड़ नहीं सकते 2 जगह से अधिक। और इसके अलावा हथियारों पर प्रतिबंध, जो भी चुनाव जहां पे भी हो रहा है, ठीक है, जहां पे मतदान हो रहा है, आप उसके चारों तरफ कहीं भी किसी भी कोई राजनीतिक पार्टी या किसी भी तरीके से आप उस पे जो कोई हथियार है वह लेके नहीं जा सकते। जो सुरक्षा कर्मी है वो जा सकते हैं, जो पुलिस है वो जा सकती है, और पुलिस आपको दिख भी जाती है ना, विद हथियार सुरक्षा करते हुए बंदूक लेकर। तो यहाँ पर किसी मतदान केंद्र के आसपास किसी भी तरह का हथियार कोई लेकर नहीं जा सकता। इसके प्रतिबंध की जो बात है वह भी इसमें की गई, ये 1996 का है, ठीक है। क्लियर है इतना? तो जो चुनावी ड्यूटी कर रहा है, जो सुरक्षा ड्यूटी कर रहा है, उसको ये चीज इससे छूट उपलब्ध होती है, बाकी लोगों को नहीं होती। क्लियर है? तो ये आपका 1996 के पहले के हो गए। अब हम 1996 के बाद के कुछ चुनाव सुधारों की बात करते हैं। 1996 के बाद आखिर कौन कौन से जो सुधार हैं वह हुए, ठीक है। ये 1996 के हो गए। अब हम बात करेंगे ऐसे 8-10 चुनाव सुधार की जो कि 1996 के बाद हुए, ठीक है। पहला तो इसमें है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर कुछ प्रतिबंध लगाए गए। राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति का चुनाव, ठीक है। इसमें देखो ये व्यवस्था करी गई कि बेसिकली अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के लिए अगर नामांकन जो है वह अपना कराना चाहता है, तब ऐसे में पहले ये 10 प्रस्तावक होते थे कि आप 10 लोगों को लेकर आएंगे, 10 प्रस्तावक होते थे। अब लेकिन इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 50 कर दी गई। तो ये एक जो चुनाव सुधार है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में, ये 1996 के बाद किया गया। और इसमें यह कहा गया कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो ये प्रस्तावकों की संख्या है वह कितनी कर दी गई? राष्ट्रपति के संदर्भ में 10 से 50 कर दी गई, और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में ये कितनी कर दी गई? 5 से 20। पहले 5 हुआ करते थे, फिर ये संख्या बढ़ा के 20 कर दी गई कि कम से कम आपको 20 प्रस्तावकों का होना जो है वह जरूरी है। इसके अलावा अगर हम जमानत राशि की बात करें तो दोनों के लिए जमानत राशि है वह सेम है। जमानत राशि हम कहें कि पहले 2500 हुआ करती थी, अब फिर 2500 से बढ़ाकर जो जमानत राशि है वो कितनी कर दी गई? 15,000 कर दी गई। ये जमानत राशि है, जमानत राशि, ठीक है। तो जमानत राशि में भी क्या किया गया? वृद्धि कर दी गई, बढ़ा दिया गया ना। पहले 2500 रुपए थी, फिर 15,000 हो गई। तो चाहे प्रस्तावकों की संख्या की बात करें या हम जमानत राशि में वृद्धि की बात करें, इन दोनों ही प्रावधान इसलिए किए गए ताकि जो गैर गंभीर उम्मीदवार है उनको रोका जा सके। अब देखो नेक्स्ट हम देखें मतदान के अच्छा ये तो हो गया है ना। नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना, चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। अगर आपके घरों में या जान पहचान में कोई सरकारी स्कूल में अगर टीचर होगा या कॉलेज में प्रोफेसर भी होगा
या कॉलेज में होगा, तो आप देखेंगे कि चुनाव ड्यूटी के दिन इन लोगों की भी जो ड्यूटी है वह लग जाती है चुनाव कराने की, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि बेसिकली चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना, तो 1998 में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक है ना, जो विश्वविद्यालय जीवन बीमा निगम है, जो लोक उपक्रम है या सरकारी सहायता पाने वाले उपक्रम है, उन सभी के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी के लिए बुलाया जाएगा। तो चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना, चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना। नेक्स्ट है, तीसरा है इसमें डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना, और एक प्रॉक्सी वोटिंग का प्रावधान भी इसमें किया गया। आपने कभी प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है? प्रॉक्सी वोट मतलब प्रतिनिधि वोट, कि ऐसे लोग जो उपलब्ध नहीं है वह उस जगह पर उपस्थित नहीं है, है ना, अगर विदेशों में है तो उनके लिए प्रॉक्सी वोट के जरिए वोट देने की जो बात है वह भी इसमें कही गई। या फिर अगर हम सशस्त्र सेना की बात करें तो जो सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटर हैं उन्हें बेसिकली एक सेना अधिनियम के द्वारा ये विकल्प दिया गया कि वो प्रॉक्सी वोटिंग के जरिए अपना जो मतदान है वो दे सकते हैं। ठीक है, एक और बात इसमें कही गई जो कि बड़ी जरूरी थी, और ये था बच्चों की जो उम्मीदवार है वो अपना आपराधिक इतिहास बताएं और अपनी जो संपत्ति है उसके बारे में बताएं। उम्मीदवारों के द्वारा जो भी उनकी हिस्ट्री रही, आपराधिक इतिहास, उम्मीदवारों के द्वारा आपराधिक इतिहास, उम्मीदवारों के द्वारा आपराधिक इतिहास व संपत्ति, उनके पास क्या चल अचल संपत्ति है, संपत्ति की घोषणा। ठीक है, ये सुधार भी इसमें प्रस्तावित किया गया, ये सुधार भी इस समय किया गया। इसके अलावा देखो नेक्स्ट, देखो इसमें नेक्स्ट है मतदाता सूची की निशुल्क आपूर्ति। मतदाता सूची की निशुल्क आपूर्ति, जो राजनीतिक दल है, स्पेशली जो मान्यता प्राप्त दल हैं, ठीक है, उन्हें जो भी मतदाता जो वोटर लिस्ट है ना उसकी एक प्रति मिल जाती है, और ये कैसी मिलती है? निशुल्क मिलती है। तो निशुल्क आपूर्ति, है ना, ये इनके लिए हो जाता है। इसके अलावा एक बात और इसमें कही गई कि जो राजनीतिक दल है उन्हें चंदा लेने से छूट है, लेकिन एक सीमा फिर भी इसमें निर्धारित करी गई। इसमें राजनीतिक जो दल हैं, राजनीतिक दलों को चंदा लेने पर छूट आयकर की, और ये जो छूट थी बच्चों ये सीमित थी, जानते हो कितने? 20,000 तक। ये 20,000 तक थी, ताकि अगर 20,000 से अधिक राशि है, 20,000 तक सीमित कर दिया गया। कहा अगर 20,000 से अधिक की राशि है जिसपे कि अगर आप ले रहे हैं चंदे के रूप में, तब उस पर जरूर आपको जो आयकर है वह देना पड़ेगा। तो ये 20,000 की बात जो है वह इसमें कही गई। ठीक है, क्लियर है इतना? चंदा लेने की स्वतंत्रता कहाँ से है? चंदा लेने की स्वतंत्रता 20,000 तक ही है, लेकिन उसके बाद से आपको जो चुनाव आयोग को जानकारी है वह देनी होगी। जानकारी के साथ साथ केवल जानकारी से मतलब नहीं होगा, जानकारी के अलावा आपको इस पे जो पैसा है वह भी देना होगा। टीडीएस जो है वह जो टैक्स है बेसिकली वह देना होगा। ठीक है, इसके अलावा 2-3 चीजें और इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन, की रेडियो पे प्रसारण करना है, सोशल मीडिया पे प्रसारण करना है ना। सोशल मीडिया तो आज इतना ज्यादा एक्टिव हो गया, अगर हम पहले की बात करें तो जैसे कि रेडियो है, ठीक है, टेलीविजन है, दूरदर्शन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारण, तो यहाँ पे एक सुधार ये किया गया कि बेसिकली इसमें कुछ समय निर्धारित किया गया। और ये समय किस बेस पे निर्धारित किया गया? जैसे कि जो राजनीतिक दल थे, जो कि मान्यता प्राप्त दल थे, इंपॉर्टेंट ऐसे दल थे, उनको प्रायोरिटी पहले दिया गया, उनको समय का आवंटन पहले किया गया, उनके लिए समय आरक्षित कर दिया गया। ठीक है, जो नहीं थे उनके लिए बकाया समय में से दे दिया गया। तो यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रसारण की जो बात है इसमें कही गई। एक और बात है ईवीएम ब्रेल। ब्रेल का आविष्कार किसने किया था? तो ऐसे लोग जो कि फिजिकली चैलेंज्ड हैं, देख नहीं सकते,
उन सभी दृष्टिहीन मतदाताओं के लिए एक सहायक के रूप में ईवीएम ब्रेल की जो बात है वह कही गई। 2004 में जो आंध्र प्रदेश के चुनाव हुए थे और पहली बार लोकसभा चुनाव जो 2009 में हुए थे उसमें भी ईवीएम ब्रेल का जो यूज है वह किया गया था कि जो ऐसे चैलेंज्ड मतदाता है, दृष्टिहीन मतदाता है, वो भी अपने वोट का यूज कर सके। तो ये कुछ ऐसे चुनाव सुधार हैं जो कि 1996 के बाद हुए। ठीक है, अब हम चलते हैं 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार, एक एक करके समझते हैं। देखो, आप हाल फिलहाल में देखेंगे, अभी आपके 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए 2024 के, और इसमें आपने देखा बार बार एग्जिट पोल, सरकार बाद में बनेगी, चुनाव आयोग जो है वह बाद में कहेगा, मीडिया पहले बता दे कि किसकी सरकार कहां बन रही है, कहां गिर रही है, और वो ऐसे में क्या करता है, एग्जिट पोल बताता है। बार बार आपने शब्द सुना एग्जिट पोल, एग्जिट पोल। आखिर ये एग्जिट पोल है क्या? एग्जिट पोल पर प्रतिबंध लगाने की जो बात है वह कही गई। इसका बेसिकली एक हम सीधा सीधा अगर उदाहरण देखें कि एग्जिट पोल का मतलब है कि एक ऐसा सर्वेक्षण करना कि जैसे कि 10 लोग हैं, अगर उनसे ये पूछ दिया कि आपने किसको वोट दिया, उस आधार पर हमने पहले ही सरकार बना दी। तो एग्जिट पोल पर जो प्रतिबंध की बात है वह इस समय में की गई। ये 2010 के बाद के चुनाव की हम बात कर रहे थे, और इसमें परिणामों को प्रकाशित करने की जो रोक है वह लगा दी थी। और इसमें बेसिकली ये हम देखें तो एग्जिट पोल क्या, मतदाताओं का एक साथ किया जाने वाला एक सर्वेक्षण है, और इसके आधिकारिक परिणाम घोषित होने के पहले ही चुनाव परिणामों का एक पूर्वानुमान जो है वह लगा लिया जाता है। पहले ही हमने देख लिया कि अच्छा, ये एग्जिट पोल के द्वारा तो इसकी सरकार बन रही है। तो ये एक चीज हो गई। ठीक है, अब देखो कई ऐसे और हम देखेंगे। आपको पता है नोटा क्या है? नन ऑफ द अबव, एक नेगेटिव वोटिंग, कि हमें किसी को नहीं चुनना क्योंकि हमें कोई भी योग्य नहीं लग रहा। तो समटाइम्स क्या होता है कि हमें राजनीतिक ये जो प्रक्रिया है, राजनीतिक पार्टियां में सब चोर चोर मौसेरे भाई नजर आते हैं। हमें लगता है कि अरे कोई ऐसा योग्य है ही नहीं, तो मैं अपना क्या करूंगा, मैं अपना वोट किसी को नहीं दूंगा। तो यहाँ पर एक वही बात है कि आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई भी दे दो, राइट टू स्पीच है तो राइट टू साइलेंस भी दे दो, मौन रहने का अधिकार भी है। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्पेशली अगर आप खुद के खिलाफ आप साक्ष्य नहीं हो सकते, गवाही नहीं दे सकते, आपको राइट टू साइलेंस बिल्कुल है। तो यहां पर देखो कि जो नोटा का विकल्प है कि अगर आपको राइट टू वोट है तो आपको मना करने का भी अधिकार होना चाहिए, आपको नेगेटिव वोटिंग भी का भी अधिकार होना चाहिए। तो यहां पर नोटा की बात हो गई। अभी हाल फिलहाल में बहुत इस विषय पे चर्चा रही कि अगर मान लो कहीं पर नोटा जो बटन है, मतलब मुझे किसी को नहीं चुनना, तो उसने नोटा प्रेस कर दिया कि मुझे कोई उम्मीदवार पसंद नहीं है, तो कई लोगों के द्वारा यह कहा गया कि अगर ऐसा लगता है कि 50% से ज्यादा जो है पर नोटा को वोट मिले हैं, तो फिर ये जो चुनाव है रद्द घोषित करो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, कि याचिका जो है इसको लेकर गई थी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। कहते हैं कि अगर मान लीजिए शायद सबसे ज्यादा कहीं प्रयोग नोटा का हुआ था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा स्टेट है, कौन सा सिटी है, आपको याद आ रहा हो तो बताना कि सबसे ज्यादा इस बार नोटा का प्रयोग कहां किया गया। कहा कि अगर 50% वोट भी नोटा को मिलेंगे ना, तो इस 50 के बाद जो 50% अगर मान लीजिए अगले 4 लोगों में बंटते हैं, या तो जो सेकंड नंबर का होगा वो विनर घोषित होगा। जो सेकंड नंबर का होगा विनर घोषित होगा, मतलब अगर कहीं नोटा को सबसे ज्यादा जो वोट है वह मिल गए, वोट परसेंटेज मिल गया, तो वहां के जो चुनाव है हम उसको अवैध घोषित नहीं कर सकते। पहली बार हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद इसका जो प्रयोग है वह शुरू हुआ था, और एक मामला है पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत सरकार, और इसमें यह कहा गया था कि मतदान के लिए नोटा का विकल्प जो है वह उपलब्ध कराया जाए, मतलब हमें नकारात्मक मतदान का जो विकल्प है वह देना चाहिए, और इसके लिए ऐसा करने वाला भारत जो है वह ऑल ओवर द वर्ल्ड 14th ऐसा कंट्री था, 14वां ऐसा देश बना था जिसके द्वारा इस विकल्प को लाया गया था। ठीक है, तो यहां पर देखो एग्जिट पोल की बात हो गई। देखो यहां पर हाल ही में आप देखेंगे कि भ्रष्ट तरीके में, जैसे कि लास्ट भी हमारी बात हुई थी कि जो भी भ्रष्ट आचरण, भ्रष्ट तरीका अपना रहा है, रिश्वतखोरी कर रहा है, ठीक है, ऐसे लोगों को अयोग्य घोषित करना, उनका चुनाव, नामांकन, सारी चीजों को रद्द करना, ताकि एक पनिशमेंट के जरिए और साफ सुथरे और निष्पक्ष रूप से चुनाव जो है कराए जाए। तो अगर किसी के द्वारा जो शैक्षणिक जानकारी अपनी क्वालिफिकेशन की 10th पास था, उसने बता दिया, शर्म लग रही थी, उसने बताया चलो 12th पास हूं मैं, तो ऐसे में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए उसने गलत इंफॉर्मेशन दी, तब क्या इस गलत इंफॉर्मेशन के कारण ये भ्रष्ट तरीका होगा? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि आप किसी भी व्यक्ति को उसके क्वालिफिकेशन के बेस पर चुन ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे में अगर वो अपनी शैक्षणिक जो जानकारी है, एजुकेशन अगर गलत बता रहा है, तो ऐसे में वो चुनाव रद्द नहीं किया जा सकता। ठीक है, विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार, मतदाता सूची का ऑनलाइन नामांकन, अब हर चीज नामांकन हो रही है तो ऑनलाइन मतदाता सूची भी दो, नोटा विकल्प को शुरू करना, मतदाता निरीक्षण, वीवीपैट
वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल, है ना, एक और जो यंत्र है वो लगाया गया ईवीएम में, और उससे ये पता चल सके कि आपने जिसको वोट दिया है क्या सच में उसको वोट दिया गया है। इसके लिए वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल का जो यूज किया गया। जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। जरा इस बात को देखो, ये क्वेश्चन मार्क है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो व्यक्ति जेल में या पुलिस हिरासत में है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है। जो व्यक्ति जेल या पुलिस हिरासत में हो उसे मतदान का अधिकार है। एक जगह चुनाव लड़ने की बात हो रही है और दूसरी जगह बात हो रही है कि आप वोटिंग कर सकते हो। देखो ये तो प्रॉब्लम है, हो सकता है ये इसका आंसर आप जो चाह रहे हो वो आपको ना मिले, क्योंकि पहली बात इसमें सही है कि आप पुलिस हिरासत में है लेकिन चुनाव लड़ने का आपको फिर भी अधिकार है, लेकिन आप जेल में हो तो वहां से आप वोटिंग नहीं दे सकते। और इसके पीछे तर्क जानते हो क्या दिया जाता है? तो इसमें कथन सही है, कारण इसमें गलत है। कथन सही है, कारण गलत, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। तो अगर हम ये देखें, वाई कैन अक्यूज पर्सन इन प्रिजन कंटेस्ट पोल बट नॉट वोट, तो इसमें ये कहा जाता है कि जो आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट है 1951, है ना, जो आपका ये आरपी एक्ट है, बेसिकली इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है वह राइट टू वोट पे लगाए गए। उसमें कहा गया, मतलब एक इसमें जो तर्क दिया जाता है, जो दलील दी जाती है कि चूंकि राइट टू वोट हमारा कानूनी अधिकार है, लीगल राइट है, और जो कानून की नजर में अपराधी है या फिर कानून का अगर किसी ने उल्लंघन किया है तो फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति को वोट देने का जो राइट है वह नहीं होगा। तो इसमें यह कहा जाता है कि जेल में, लेकिन हाँ आपको ये चीज गलत लग सकती है कि जब जेल में बंद जो कैदी है वह चुनाव लड़ सकता है तो फिर वोट क्यों नहीं दे सकता, है ना। तो संविधान इसमें क्या कहता है, पुलिस हिरासत इसमें क्या कहती है, अलग अलग विचार है। तो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा जो है वह ये कहती है कि जेल में बंद कैदी को वोट देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वोट देने का अधिकार एक कानूनी अधिकार है और कानून का उल्लंघन करने वालों को इसका इस्तेमाल करने का जो राइट है वह नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। तो आपको ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वह गलत लग सकता है, आपको लगेगा कि देना है तो दोनों को दो, नहीं देना है तो दोनों को नहीं दो, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ने की बात कर रहा है और उसने अगर कानून का उल्लंघन किया है तभी तो वह पुलिस हिरासत में है, तो एक तरह से उस पर भी चुनाव लड़ने के लिए जो रोक है वो लगाई जानी चाहिए। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा अनजस्टिफाई जो है वह लगेगा। चलिए आइए एक बात और हम समझते हैं। आपने कभी कॉर्पोरेट अंशदान सुना, सीएसआर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? इसके पीछे का तर्क ये है कि जो जो कॉर्पोरेट्स हैं, है ना, जो व्यवसाय है, वो चूंकि इसी समाज में रहकर, इसी पर्यावरण में रहकर उन्होंने वो पैसा कमाया है, इसलिए वो अपने जो उनका लाभ है उसका कुछ प्रतिशत हिस्सा ऐसी गतिविधियों में लगाएंगे, है ना। तो ये बात इसमें कही गई। तो पहले कुछ कैप लगी हुई थी 7% के आसपास की, बाद में उस कैप को हटा दिया गया कि अब इससे अधिक भी आप जो ये पैसा है वो लगा सकते हैं सामाजिक कार्यों में। ठीक है, इसके अलावा नगद दान की सीमा जो है वह कम की गई। चुनावी बॉन्ड की शुरुआत, विदेशी वित्त पोषण, चुनाव कानून अधिनियम 2021, ये इसमें भी कुछ सुधार प्रस्तावित किए गए, इसको हम समझेंगे। चुनावी बॉन्ड की हम बात करते हैं क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था कि जो चुनावी ये बॉन्ड है इनको असंवैधानिक घोषित किया। चुनावी बॉन्ड की अगर हम बात करें, बेसिकली जो शुरुआत है इनकी वह 2018 के आसपास होती है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त आखिर क्यों कर दिया गया, चुनावी बॉन्ड योजना को निरस्त क्यों कर दिया? सूचना के अधिकार का उल्लंघन, निजता का उल्लंघन, स्वतंत्रता का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं? किस आधार पर किया गया? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि सूचना का अधिकार होना चाहिए और ये जो चुनावी बॉन्ड है ये गोपनीयता रखते हैं, मतलब किसके द्वारा जो पैसा है, धन है, वह दिया गया है राजनीतिक पार्टियों को, उसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। और चूंकि ये हमारे फंडामेंटल राइट, अब देखो लास्ट इंटरप्रेटर कौन है हमारे संविधान का, अंतिम व्याख्याकर्ता चूंकि सुप्रीम कोर्ट है। अब सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट व्याख्या अपने हिसाब से किस आर्टिकल के हिसाब से करता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो अगर यहाँ पर कोई कहता है कि भाई ये तो राइट टू प्राइवेसी है, तो कहा कि नहीं, राइट टू प्राइवेसी नहीं है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां हैं, लोगों को ये जानने का बिल्कुल अधिकार है पैसा कहां से कितना किसको दिया गया। तो कहा कि सूचना के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, इससे चुनावी बॉन्ड योजना जो है उसको क्या किया जाए, निरस्त किया जाए। अब देखो 2018 में क्वेश्चन आया कि सूचना का अधिकार अधिनियम
केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, बल्कि ये आवश्यक है कि जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करें, विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे चूंकि इसका आंसर था, हालांकि इसकी बात हम कर चुके हैं पहले, सूचना के अधिकार की, है ना, हम पढ़ चुके हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपने पहले, आपको याद होगा, बस मैंने आपको क्वेश्चन एक बार याद दिला दिया, ठीक है। चलो, तो चुनावी बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इसको निरस्त इसलिए किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि ये तो आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन है, सूचना के अधिकार का उल्लंघन है, चूंकि राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसा अधिकार केवल वाक अभिव्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि सरकार जवाबदेही बने, जवाबदेही लोकतंत्र को आगे बढ़ाए, एक सहभागी लोकतंत्र को आगे बढ़ाए, और इसके लिए ये केवल साध्य का साधन नहीं है, बल्कि स्वयं में साधन है। तो इसलिए हम इसको निरस्त करते, असंवैधानिक घोषित करते हैं, ठीक है। अब एक और बात देखो कि यहां पर वोटर वेरीफाई, है ना, वोटर वेरीफाई, अगर हम वीवीपैट की बात करें तो वीवीपैट की जो ये पर्ची है वो आपको 7 सेकंड दिखाई देती है, यहाँ पर 7 सेकंड दिखाई देती है बटन दबाने के बाद कि आपने किसको वोट दिया है, और ये पर्ची जो है वह इस बॉक्स में गिर जाती है, और इस बॉक्स से ये पर्चियां काउंट करके रैंडमली कुछ मशीन्स की उससे ये निकाल दिया जाता है कि जिसके द्वारा जितने वोट दिए गए, मतलब ईवीएम की जो संख्या है और इनकी पर्चियों की जो संख्या, उसका एक मिलान करके ये देख लिया जाता है कि कहीं ईवीएम में कोई धोखाधड़ी तो नहीं हुई है। तो ये है वोटर वेरीफाई पेपर ऑडिट ट्रायल, ठीक है। तो एक तरह से ये चुनाव का एक रिकॉर्ड रखता है कि मतदाता के द्वारा किसको दिया गया, और बेसिकली इसकी आवश्यकता इसलिए महसूस हुई क्योंकि जब ईवीएम पर चाहे हारी हुई पार्टी भले बार बार ये कहे कि उसे ये ईवीएम पे भरोसा नहीं है, जो कि कहते भी है, तो अगर ये कहे तब हम क्या कर सके, इस वीवीपैट के जरिए एक ऑडिट जो है वह करा सके, एक ऑडिट जो है वह करा सके कि जिसने जिसको वोट दिया है उससे मिलान करके इतनी पर्ची जो है वह है। तो यहां पर ये 7 सेकंड तक पर्ची दिखाई देती है, जिस उम्मीदवार को वोट दिया है उनका नाम और चुनाव चिन्ह जो है वह इस पर्ची पे छपा हुआ होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो यहाँ पे एक वीवीपैट की बात करी गई। तो ये कुछ ऐसे चुनाव सुधार है जो कि करेगा कब, 2010 के बाद से। तो यहाँ पर बस यही चीजें आपको याद रखनी है। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। हमने जाना, देखो ये ऐसा नहीं है कि आपको सारे एक साथ पूछे जाएंगे, हो सकता है कोई एक टॉपिक, और ज्यादातर ये चीजें आपको करंट अफेयर से आएंगी, इसलिए आपको पूरा शब्दतः पढ़ने की, याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है ना। जो करंट अफेयर में चीजें चर्चा में है वो चीजें आप थोड़ा सा ज्यादा उसको फोकस करते हुए चलेंगे आगे। अभी अगर हम देखें तो हो सकता है सरकार, ये मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए कि वर्तमान में किस तरह के सुधार अपेक्षित है, तो क्या प्रॉब्लम है, हमें अभी भी चुनाव सुधार के लिए क्या मुद्दे दिख रहे हैं, क्या क्या चुनाव सुधार होने चाहिए, यहां से क्वेश्चन जो है वह आ सकते हैं। तो एक जरूरी नहीं है कि जो हो चुके हैं उन पे ही प्रश्न आए, प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है कि आखिर क्या सुधार होने चाहिए, क्या सुधार आखिर होने चाहिए। तो हमने देखा कि चुनाव सुधार जो है लोकतंत्र की गुणवत्ता, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया को सुधारने के लिए, अगर समाज सुधरेगा, राजनीतिक प्रक्रिया, लोग सुधरेंगे, हमारी राजनीतिक प्रक्रिया, चुनाव सुधार अपने आप होगा। और चूंकि लोकतंत्र की आत्मा है चुनाव, तब डेफिनेटली इसमें सुधार होना चाहिए, तभी हम एक अच्छे लोकतंत्र की कल्पना कर सकते हैं। 4 भागों में हमने इसको बांटा, कुछ 96 के पहले, कुछ 96, कुछ 96 के बाद, और कुछ 2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करना कि 2016 के बारे में चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या सुधार रिकमेंड किए गए थे और वो कितने इंपॉर्टेंट है। 17 का क्वेश्चन है। फिर हमने बात की कि कौन कौन सी समितियां बनी थी। फिर हमने कुछ सुधार की बात की जो 96 के पहले हुए, 96 के समय के चुनाव सुधार की बात की। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पर बताए, ठीक है। 1996 के बाद के 2000 से 2010 से लेकर के अब तक के। और यहाँ पर एक बात हमने ये भी पढ़ी कि जो जेल में बंद है उसे चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन जो जेल में बंद है उसे वोट देने का जो अधिकार है वह नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको समझना है। ओवरऑल ये जो आपका चैप्टर है, ये संबंध, मतलब अगर हम ये कहें चुनाव सुधार सीधे आपके उसमें लिखा हुआ है ना, मतलब आपके मेंस में है ये टॉपिक, तो ये मेंस के हिसाब से ही हम पढ़ रहे हैं। कल हमने चुनाव कानून की बात की, आज हमने चुनाव सुधार की बात की। तो ये बेसिकली एक पूरे क्वेश्चन का आपका आंसर भी हो सकता है कि जैसे कि हमने 2017 का एक क्वेश्चन देखा, ठीक है। चलिए, तो अब हम कल बात करेंगे कि मतदान का व्यवहार जो है वह क्या है, ठीक है। मतदान हम किस तरीके से करते हैं, किन चीजों से प्रभावित होकर करते हैं, ये सारी चीजें हैं। आपके 8 चैप्टर्स और बचे हुए हैं, इसके बाद आपका लक्ष्मीकांत जो है वह खत्म हो जाएगा। चलिए, सो थैंक यू सो मच।